नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और देखे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत आपको कई ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, क्लास को शेयर कर देना अधिक से अधिक साथियों तक, ताकि इस क्लास का फ़ायदा सभी को मिल सके। प्यारे साथियों, राजस्थान की आगामी जो भर्तियां हैं, रिट, पटवार, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी आदि के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो चलते हैं साथियों आज की क्लास पर, आज के टॉपिक पर, आज के प्रश्न पर। प्यारे साथियों, प्रश्न है साथियों अपना, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन है जो उड़ना राजकुमार नाम से प्रसिद्ध है साथियों? कुंवर चुंडा, कुंवर पृथ्वीराज, राणा भीम सिंह, रावल रतन सिंह या अनुत्तरित रहेगा। तो साथियों, जो है इसका आंसर, वो आंसर क्या रहने वाला है? कौन है जो उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है? अरे कौन है वो तो मेवाड़ का कौन सा राजकुमार है साथियों? अरे वो तो मेवाड़ का जो कुंवर पृथ्वीराज है, वह कुंवर पृथ्वीराज है, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार। साथियों, कुंवर जो पृथ्वीराज था, यह तो जो रायमल था, महाराणा रायमल, इस महाराणा रायमल का पुत्र था। प्यारे साथियों, सांगा, पृथ्वीराज व जयमल तीन पुत्र थे इसके। प्यारे साथियों, जो अगला राजा था, अगला राजा के सांगा के बनने की भविष्यवाणी के कारण जो कुंवर पृथ्वीराज था, जो उड़ना राजकुमार था, वो उड़ना राजकुमार नाराज हो जाता है और सांगा पर वार कर देता है, जिससे सांगा की एक आंख फूट जाती है। प्यारे साथियों, जो कुंवर पृथ्वीराज था, कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं यह जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार थी, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के दिन भर में कई चक्कर लगा लिया करता था, इसलिए इसे कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? अरे कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी साथियों? महाराणा जवान सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा फतेह सिंह या अनुत्तरित रहेगा। तो साथियों, इसका तो जो आंसर है वो आंसर क्या रहने वाला है? साथियों, क्लास के अंत में आप कमेंट देके जरूर बताएं आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। प्यारे साथियों, इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? किसने की थी रे? महाराणा भीम सिंह ने। किसने की थी साथियों? महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि की थी। फरवरी 1818 में। कब की थी साथियों? फरवरी 1818 के अंदर अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि की थी। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराणा भीम सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराणा भीम सिंह। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है? सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जो वेधशाला है, उन वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर स्थित है साथियों? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन या अनुत्तरित? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? जय सिंह द्वारा जो निर्मित वेधशाला है, इन वेधशालाओं के अंदर सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो वेधशाला कहाँ पे है साथियों?
तो वेधशाला तो जयपुर के अंदर स्थित है रे साथियों। कहाँ पे स्थित है साथियों? जयपुर के अंदर सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थित है। जबकि जो सबसे प्राचीन है वो सबसे प्राचीन तो दिल्ली वाली है। कौन सी है साथियों? दिल्ली वाली है। प्यारे साथियों, सवाई जय सिंह ने 5 जगह पर सौर वेधशालाएं स्थापित करवाई थी। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। और कहाँ पे करवाई थी साथियों? बनारस के अंदर कुल 5 सौर वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, जिनमें सबसे प्राचीन तो दिल्ली वाली थी और सबसे बड़ी जयपुर वाली थी। प्यारे साथियों, इन सौर वेधशालाओं को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। साथियों, शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका कार्य क्षेत्र दे रखा है। तो इनमें से पहचानना है कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। सागर मलगोपा, जयपुर, जय नारायण व्यास, जोधपुर, केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा, गोविंदगिरी, वागड़ या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना रे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कौन सा है जो गलत युग्म है। प्यारे साथियों, इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है, सागर मलगोपा जयपुर, यह गलत रहने वाला है। कौन सा गलत है साथियों? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। प्यारे साथियों, सागरमल जो गोपा है, इन सागरमल गोपा का जन्म तो जैसलमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था रे साथियों? जैसलमेर में हुआ था, जैसलमेर के अंदर हुआ था। प्यारे साथियों, जैसलमेर के तत्कालीन जो महारावल थे, जवार सिंह के अत्याचारों का जो इन्होंने डटकर सामना किया, डटकर विरोध किया जवार सिंह के अत्याचारों का। प्यारे साथियों, इन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल में यातनाएं देने के कारण इनकी 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हो जाती है। जेल में कठोर यातनाएं दी जाती हैं। कहा जाता है कि जो सागरमल गोपा थे, सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। प्यारे साथियों, सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखी थी। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। प्यारे साथियों, जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है, राइट है। केसरी सिंह बारठ का संबंध शाहपुरा से है, यह भी सही है। जबकि गोविंदगिरी का संबंध वागड़ क्षेत्र से है, यह भी सही है साथियों। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, शानदार प्रश्न है। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है साथियों जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? बेराट, नौह, रेड, गणेश्वर या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है रे साथियों? वो तो है रेड। कौन सा है साथियों? रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्राचीन भारत का टाटा नगर, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले जो उपकरण थे, उन उपकरणों में सर्वाधिक उपकरण जो सिक्के थे, सिक्कों का भंडार मिला था प्यारे साथियों। और यहाँ से लगभग 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्या हुई है? आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। एक ही जगह से एशिया के अंदर सिक्कों का भंडार मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। प्यारे साथियों, बेराट जो सभ्यता है, वो बेराट सभ्यता तो जयपुर में है, जबकि नौह भरतपुर में है। और गणेश्वर सभ्यता जो है, वो गणेश्वर सभ्यता तो सीकर के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? सीकर में। तो प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर हो गया वो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो 3 है, रेड। वो रेड अपना राइट आंसर हो गया। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथियों, ये लीजिए एक और काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? कांगड़ा कांड जो है, ये कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है साथियों? बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर है साथियों। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे तो जयपुर है। जयपुर रियासत से, जयपुर
रियासत से। प्यारे साथियों यह गलत कर लेना है इसको, जयपुर रियासत से। और है फिर अनुत्तरित, तो बताना साथियों इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या रहेगा रे साथियों इसका तो राइट आंसर, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, कांगड़ा कांड का संबंध कौन सी रियासत से है साथियों। अरे कांगड़ा कांड का संबंध तो बीकानेर रियासत से है। कौन सी रियासत से है साथियों, बीकानेर रियासत से है कांगड़ा कांड का संबंध। कौन सी रियासत से है साथियों, बीकानेर रियासत से कांगड़ा कांड का संबंध है। यह घटना तो सन 1946 में हुई थी। कब हुई थी रे साथियों, 1946 के अंदर कांगड़ा कांड घटित हुआ था। प्यारे साथियों अपना जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न। केसरी सिंह बाहरट द्वारा रचित ग्रंथ है, केसरी सिंह बाहरट द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है साथियों। राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, उपयुक्त सभी या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों कौन सा है जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर रहने वाला है इसका तो प्यारे साथियों केसरी सिंह बारट द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो रचित ग्रंथ कौन सा है रे साथियों। केसरी सिंह बारट ने तो ये सभी ग्रंथ लिखे थे, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ये तो किसने लिखे थे, केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। प्यारे साथियों केसरी सिंह बारट की एक और प्रसिद्ध रचना है चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। यह पुस्तक तो इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेंट की थी। किसको भेंट की थी रे साथियों, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेंट की थी चेतावनी रा चुंगटिया। प्यारे साथियों राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, ये तो किसने लिखी थी, सारी की सारी केसरी सिंह बारट ने लिखी थी रे साथियों। किसने लिखी थी, केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। किस किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है साथियों। नागौर का किला, सिवाना का किला, कुचामन का किला, भानगढ़ का किला या अनुत्तरित रहने वाला है। तो बताना साथियों किस किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो कौन सा किला है वो साथियों, वो किला तो कुचामन का जो किला है, इस कुचामन के किले को जागिरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। प्यारे साथियों कुचामन का किला तो नागौर में स्थित है और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो आधुनिक निर्माता तो जालिम सिंह है। कौन है रे साथियों, जालिम सिंह आधुनिक निर्माता है इन किलों का, जालिम सिंह है। कौन है साथियों, जालिम सिंह। कुचामन किले को जागिरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस किले के अंदर सुनारी बुर्ज, पाताल्या बुर्ज स्थित है। प्यारे साथियों सिवाना का किला बाड़मेर में, भानगढ़ का किला अलवर में है। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों असुमेलित युग्म है। कौन सा है जो असुमेलित युग्म है, पहचानना है साथियों। असुमेलित युग्म को एक तरफ मजार दी हुई है और एक तरफ जिला व स्थान दिया हुआ है। तो पहचानना साथियों कौन सा है जो गलत है। बाबा गफूर की मजार जग मंदिर, नौगंजा पीर की मजार जालोर दुर्ग, नेवटा बाबा की मजार सांगानेर, शाहजलाल की मजार चाकसू या अनुत्तरित रहेगा। तो बताना रे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों। इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा, क्या रहेगा साथियों। इसका राइट आंसर तो, अरे इसका राइट आंसर तो जो ऑप्शन नंबर 2 है नौगंजा पीर की मजार जालोर दुर्ग, यह तो गलत रहने वाला है। कौन सा गलत रहने वाला है, नौगंजा पीर की मजार जालोर दुर्ग में ना होकर के कौन से दुर्ग में है साथियों, यह तो चित्तौड़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जबकि बाबा गफूर की मजार जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। नेवटा बाबा की मजार सांगानेर जयपुर में स्थित है।
और शाह जलाल की मजार चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है, नौगंजा पीर की मजार जालोर दुर्ग में न होकर के कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता? अरे कौन सा पशु मेला है जो नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है साथियों? बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, रामदेव पशु मेला या अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा पशु मेला है जो नागौर जिले में आयोजित नहीं होता? तो कौन सा मेला है साथियों? वो तो शिवरात्रि पशु मेला है जो नागौर जिले में आयोजित न होकर के कहाँ पे आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है रे साथियों? करौली में आयोजित होता है। प्यारे साथियों, फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होने के कारण इस मेले को शिवरात्रि मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवरात्रि मेला भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पे आयोजित नहीं होता? नागौर में आयोजित नहीं होता। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी खान पान में सिरावण है। अरे राजस्थानी खान पान में सिरावण क्या है साथियों? दोपहर का भोजन, मोठ के आटे से बना व्यंजन, शाम का भोजन, सुबह का भोजन या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना रे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राजस्थानी खान पान में सिरावण क्या कहलाता है साथियों? अरे राजस्थानी खान पान में तो सिरावण तो क्या कहलाता है? सुबह का भोजन कहलाता है रे साथियों। क्या कहलाता है? सुबह का भोजन कहलाता है। इसे कलेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कलेवा भी कहा जाता है सुबह के भोजन को। तो प्यारे साथियों, यह जो भोजन होता है, यह भोजन प्राय रात का जो बचा हुआ भोजन होता है वो होता है जिसे सिरावण या कलेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरावण या कलेवा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए साथ, एक और काफी अच्छा प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप जो कवि मंडली है इसका गठन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, गोस्वामी दामोदर जी ने, गोविंद जी ने या अनुत्तरित रहने वाला है? तो इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? किसने किया था रे साथियों? अष्टछाप कवि मंडली का गठन तो विठलनाथ ने किया था। किसने किया था? विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। किसका गठन किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। ये तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ जी। कौन थे? विठलनाथ जी। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनन्य काव्यमयी रचनाएं रची थी। क्या रची थी? अनन्य काव्यमयी रचनाएं भी रची थी। अरे इनके बारे में कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह अकबर थे, वो मुगल बादशाह अकबर भी विठलनाथ की विद्वानता से व ज्ञान से प्रभावित थे। किससे? विठलनाथ की ज्ञान व विद्वानता से प्रभावित थे। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, विठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन को ढूंढना है। रणकपुर जो जैन मंदिर है, इस रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन को ढूंढना है साथियों। यह मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार देपाक था। इसका निर्माण 1444 में राणा कुंभा ने करवाया था। या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों, इसका तो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा रे इसका राइट आंसर? रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन को ढूंढना है। तो कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? तो प्यारे साथियों, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, वो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसका जो निर्माण है वो इसका निर्माण 1444 में राणा कुंभा ने न करवा करके इसका जो मंत्री था दरणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा के काल में दरणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था रे साथियों?
धरणक शाह ने करवाया था। मथाई नदी के किनारे स्थित है, यह भी सत्य है। इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। इस मंदिर का वास्तुकार देपाक है, यह भी सत्य है। तो प्यारे साथियों, कौन सा असत्य हो गया? ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसका निर्माण 1444 में राणा कुंभा का जो मंत्री था धरणक शाह ने करवाया था, न कि राणा कुंभा ने करवाया था। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है साथियों? 4, 5, 6, 7 या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? अरे प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया साथियों? तो इसका तो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे कितने भागों में विभाजित किया? अरे 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। प्यारे साथियों, इनकी जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर इन्होंने जो राजस्थान था, राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश के अंतर्गत 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में केवल मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है? कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसमें मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है? EA-D, DA-W, CA-W, DB-W। तो प्यारे साथियों, इसका तो जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे कौन सी जलवायु प्रदेश के अंदर केवल मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है? तो कौन सा है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, EA-D। वो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EA-D। इसके अंदर केवल मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है। प्यारे साथियों, EA-D है, इसके अंदर केवल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आता है। कौन सा आता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यह अत्यधिक गर्म और यहाँ पे अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु होती है। और मौसम के अंदर या प्रत्येक मौसम में बारिश की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ पे कौन सी वनस्पति उगती है? केवल मरुस्थलीय वनस्पति ही उगती है। कौन सी वनस्पति उगती है? मरुस्थलीय वनस्पति। औसत वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो DA-W है, यह तो अर्ध शुष्क है। कौन सा है साथियों? अर्ध शुष्क है साथियों। DA-W तो अर्ध शुष्क है, इसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। जबकि CA-W है, इस CA-W के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है साथियों? अरे CA-W के अंदर तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, कैसी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके अंतर्गत जो CA-W है, इसके अंतर्गत तो दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? आदि क्षेत्र आते हैं प्यारे साथियों। जबकि अगला है अपना, वो अगला क्या रहने वाला है? अगला जो क्वेश्चन है अपना, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 EA-D। कौन सा हो गया? EA-D हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है? निम्न में से कौन सी है जो मीठे पानी की झील है साथियों? पचपदरा झील, नावा झील, कायलाना झील, काछोर झील या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों बताना, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील है? तो कौन सी झील है रे साथियों? वो तो कायलाना झील है। कौन सी झील है साथियों? कायलाना झील है जो मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है प्यारे साथियों।
जो पचभद्रा झील राजस्थान में खारे पानी की झील है और यहाँ पर सबसे अधिक नमक 98% NaCl पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 98% NaCl कौन सी झील के अंदर पाया जाता है? NaCl कौन सी झील में? पचभद्रा झील के अंदर पाया जाता है। यहाँ का नमक जो है वो नमक निर्यात नहीं किया जाता है क्योंकि उत्पादन मात्रा बहुत कम है, इसलिए स्थानीय गांवों में ही पूर्ति की जाती है। ये पास के जो गांव हैं उन गांवों में ही क्या होती है? इस नमक की पूर्ति होती है। प्यारे साथियों, अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कायलाना झील। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कैसी झील है साथियों? मीठे पानी की झील है। प्यारे साथियों, जबकि काछोर झील तो सीकर में जीण माता के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीकर में जीण माता के पास। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजहंस पक्षी किस जिले का शुभंकर है? राजहंस जो पक्षी है वो पक्षी तो किस जिले का शुभंकर है साथियों? राजसमंद, उदयपुर, पाली, नागौर या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राजहंस पक्षी तो किस जिले का शुभंकर है? अरे प्यारे साथियों, राजहंस तो नागौर का शुभंकर है। कहाँ का शुभंकर है? नागौर जिले का शुभंकर तो कौन सा पक्षी है? राजहंस है। कौन सा है रे साथियों? राजहंस है। जबकि जो राजसमंद है, इस राजसमंद का जो शुभंकर है वो शुभंकर तो कौन सा पक्षी है? भेड़िया है। कौन सा जानवर है साथियों? भेड़िया है। जबकि उदयपुर का जो शुभंकर है वो उदयपुर का शुभंकर तो क्या है? कब्र बिज्जू है। कौन सा है? कब्र बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। कहाँ का शुभंकर है? उदयपुर का। जबकि पाली का जो शुभंकर है, पाली का तो पैंतर है। पाली का तो क्या है रे साथियों? पाली का तो पैंतर है। और नागौर का क्या हो गया? राजहंस हो गया। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? सीमा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है इसका संबंध राज्य के किन जिलों से है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो कौन कौन से जिलों से है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर से है। कौन कौन से है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों से है। प्यारे साथियों, सीमा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1993 में। उस समय केंद्र का जो इसमें हिस्सा था वो 100% हिस्सा था। क्या कितना हिस्सा था? 100% केंद्र की तरफ से हिस्सेदारी थी इसके अंदर। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में संचालित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों, एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राज्यपाल जब पद त्याग की स्थिति होती है तो त्याग पत्र किसे संबोधित करता है साथियों? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा अध्यक्ष को या अनुत्तरित रहेगा? तो साथियों, इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे इसका तो राइट आंसर राष्ट्रपति को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यपाल के जो पद त्याग है वो पद त्याग की स्थिति में जो त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 153 के अंदर वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद होगा। जबकि 7वां जो संविधान संशोधन 1956 हुआ था उस 1956 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 154 है, उन 154 में राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है और समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है?
राज्यपाल में निहित होती है। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी साथियों? श्रीमती मीनाक्षी हुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्रीमती कुशाल सिंह या अनुत्तरित रहेगा? तो इसका तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी साथियों? तो कौन थी रे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव? अरे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव तो श्रीमती कुशाल सिंह थी। कौन थी साथियों? श्रीमती कुशाल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी साथियों। 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो प्रथम मुख्य सचिव राधा कृष्ण जी बने थे। के राधा कृष्णन बने थे। राधा कृष्णन कौन बने थे? के राधा कृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे प्यारे साथियों। जबकि राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो तो कौन थी? कुशाल सिंह थी। कौन थी रे साथियों? कुशाल सिंह थी। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों काफी शानदार प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न। किसी उच्च न्यायालय का विस्तार एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है, संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? अरे किसी उच्च न्यायालय का जो विस्तार है वो विस्तार एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है, इसका जो प्रावधान है वो प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है साथियों? अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 223 में, अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद 214 में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों बताना इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के विस्तार एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है, यह प्रावधान तो कौन से अनुच्छेद में है? अरे यह प्रावधान तो अनुच्छेद 231 में है। कौन से अनुच्छेद में है साथियों? अनुच्छेद 231 के अंदर यह प्रावधान वर्णित है कि एक ही राज्यपाल का जो उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय का विस्तार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है। अनुच्छेद 214 में तो प्रत्येक राज्य जो राज्य है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यह अनुच्छेद 214 के अंदर वर्णित है। जबकि प्यारे साथियों अनुच्छेद 222 के अंदर किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर स्थानांतरण, अनुच्छेद 222 में क्या है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर न्यायाधीश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है साथियों? स्थानांतरण। प्यारे साथियों अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। क्या होती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। जबकि अनुच्छेद 231 में उच्च न्यायालय का विस्तार एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। यह लीजिए साथियों एक और काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायतों की जो करारोपण की जो शक्ति है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 जी या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना रे साथियों इसका तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 एच के अंदर जो पंचायतों की जो कर आरोपण की जो शक्ति है इस शक्ति का उल्लेख किया गया है प्यारे साथियों। जबकि अनुच्छेद जो 243 जी है इसके अंदर पंचायतों द्वारा जो कर आरोपित करने की शक्तियां हैं और उनकी निधियों का वर्णित किया गया है। कर आरोपित करने की, अधिरोपित करने की शक्तियों को और उनकी जो निधियां हैं निधियों को कौन सी इसमें? अनुच्छेद 243 जे में। जबकि अनुच्छेद 243 जे के अंदर तो निर्वाचन है, पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वो निर्वाचन तो कौन से में? अनुच्छेद 243 जे के अंदर है प्यारे साथियों। जबकि 243 के में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, क्या होना? संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना है। तो साथियों अपना राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 243 एच हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर।
ये लीजिए साथियों, एक और काफी अच्छा प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अरे आरपीएससी जो है, आरपीएससी के जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318 या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों, इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा? किस अनुच्छेद के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो कौन सा अनुच्छेद है रे साथियों? वो तो अनुच्छेद 316 है। कौन सा अनुच्छेद है साथियों? अनुच्छेद 316 के तहत आरपीएससी के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 316 है, वो अनुच्छेद 316 के अंदर बताया गया है कि आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा। जबकि अनुच्छेद जो 315 है, 315 के अंदर उल्लेख किया गया है कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? आरपीएससी संघ जो लोक सेवा आयोग है, संघ व राज्य के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा। जबकि अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का उसके पद से हटाए जाने तथा निलंबित किए जाने का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? हटाया या निलंबित किए जाने का उल्लेख है। जबकि अनुच्छेद 318 के अंदर आयोग के जो सदस्य है, वह सदस्य व कर्मचारियों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 316। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों, आप कमेंट देके जरूर बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। साथियों, गलत हुए प्रश्नों को क्लास को दोबारा से देखना और देखना आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। साथियों, यही गलती हमें एग्जाम के अंदर भारी पड़ती है। तो साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को जरूर शेयर करें अधिक से अधिक साथियों तक। और साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप हमारी जो क्लासें हैं उन क्लासों को ज़रूर देखना, जो पिछली क्लासें हैं उन सभी क्लासों को देखना और देखना कि किस प्रकार के प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन करवाया है। काफ़ी शानदार क्लासें हैं सारी की सारी। धन्यवाद।